हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम हेमोलाइज्ड ब्लड सैंपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं, चाहे वो ओपीडी पेशेंट हो या फिर आईपीडी पेशेंट हो, तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो भी सीरम या जो प्लाज्मा सेपरेट होता है वो नॉर्मली पेल येलो या कलरलेस होता है। आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन कभी कभी सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सीरम या जो प्लाज्मा सेपरेट होता है वो रेडिश कलर का होता है। आप इमेज में देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसे सैंपल को हम बोलते हैं हेमोलाइज्ड ब्लड सैंपल, यानी कि जो सैंपल है वो हेमोलाइज हो चुका है। हेमोलाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन या फिर रेड ब्लड सेल्स, और लाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना। तो जब आरबीसीज टूटते हैं तो उसमें से हीमोग्लोबिन क्या है, बाहर आ जाता है। बाहर आके वो सीरम या फिर प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इस सीरम और प्लाज्मा का कलर जो है वो रेडिश कलर का हो जाता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सैंपल्स तो नॉर्मल है लेकिन कुछ सैंपल्स हेमोलाइज हो जा रहे हैं। तो देखिए, इसकी दो कंडीशंस हो सकते हैं। एक है विवो हेमोलिसिस की कंडीशन और दूसरा है विट्रो हेमोलिसिस की कंडीशन। देखिए, इन विवो हेमोलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ही हेमोलिसिस हो रही है, यानी कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ही आरबीसीज जो है वो टूट रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है पेशेंट को हेमोलिटिक अनीमिया है, जिसमें क्या होता है आरबीसीज जो है वो बॉडी के अंदर ही टूटने लगती हैं, या फिर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है जिसकी वजह से रिएक्शन कर गया हो, या फिर कोई मेडिसिन की वजह से रिएक्शन हो गया है बॉडी में। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो विवो हेमोलिसिस की कंडीशन में पेशेंट को इन कुछ रीजंस की वजह से उनकी बॉडी के अंदर ही हेमोलिसिस होने लगता है। तो आप कितनी बार भी सैंपल कलेक्ट करेंगे पेशेंट का, आपको सैंपल लाइज ही देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी कंडीशन है इन विट्रो हेमोलिसिस। इन विट्रो हेमोलिसिस का मतलब कि बॉडी के बाहर हेमोलिसिस हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग एंड इमिडिएटली आफ्टर ब्लड कलेक्शन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो हेमोलाइज हो जाता है। पेशेंट की बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे थ्रू की गई कुछ प्री एनालिटिकल एरर्स की वजह से पेशेंट का सैंपल जो है वो हेमोलाइज हो जाता है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं? सबसे पहले है इनकरेक्ट निडल साइज़। देखिए, नॉर्मली जब हम पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं तो जो निडल की साइज़ होती है वो 22 टू 23 गेज की होनी चाहिए। बट अगर आप 25 या फिर उससे ज़्यादा गेज की निडल का यूज़ करते हैं तो ऐसे में निडल का जो इंटरनल डायमीटर होता है वो बहुत नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जब आरबीसीज वहाँ से पास होती हैं तो उन पे एक हाई शेयर स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज जो है वो टूट जाती हैं और सैंपल हेमोलाइज हो जाता है। ठीक है, दूसरे क्या हम एरर करते हैं? इम्प्रॉपर ट्यूब मिक्सिंग। आपने सैंपल तो ले लिया लेकिन आप उसे गलत तरीके से मिक्स कर रहे हैं, फोर्सफुली मिक्स कर रहे हैं ट्यूब को। तो इससे क्या होता है, आरबीसीज ना बहुत फ्रेजाइल होती हैं, तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है। ठीक है, और इस गलती की वजह से भी सैंपल जो है वो हेमोलाइज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने पेशेंट को बहुत टाइम तक टॉनिकेट बांधा हुआ है, टॉनिकेट बांध के आप ट्यूब लेबल कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत टाइम तक टॉनिकेट बांधने से भी वेन पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज जो है वो टूट सकती है। ओके, और क्या है, अगर आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, आपको वेन नहीं मिल रही है, आपने टॉनिकेट बहुत टाइम तक बांधा है, एक तो वेन पे प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, जो है रिपीटेड निडल स्टिक कर रहे हैं, ठीक है, वेन पंचर कर रहे हैं आप, तो इससे भी क्या होगा, आरबीसीज जो है वो टूट सकती हैं, सैंपल हेमोलाइज हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स करने पर भी सैंपल जो वो हेमोलाइज हो सकता है। इसके अलावा आपने सैंपल लिया, आपने उसे बहुत टाइम तक स्टोर करके रखा है, या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे या फिर बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है, ब्लड सेल्स में प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं उनका सेलुलर डिग्रेडेशन होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज टूटने लगती हैं, और फिर क्या होगा, सैंपल हेमोलाइज हो जाता है और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि क्या हेमोलाइज सैंपल्स को हमें आगे जो है प्रोसेस करना चाहिए लैब में या नहीं? तो आंसर है नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेमोलाइज सैंपल को अगर आप आगे प्रोसेस करोगे, ठीक है, टेस्ट लगाओगे, तो टेस्ट रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता देती हूँ, कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि पोटेशियम है। पोटेशियम क्या है, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। तो जब आरबीसीज टूटती हैं तो पोटेशियम क्या है, आरबीसीज से निकल के सीरम में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उसका पोटेशियम टेस्ट करेंगे उस सैंपल से तो फॉल्स हाई रिजल्ट्स देखने को मिलेगा आपको पोटेशियम का। ओके,
इसके अलावा कुछ एंजाइम्स जैसे कि ALP, LDH, AST ये कुछ मात्रा में RBCs के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो RBCs जब टूटेंगी तो ये एंजाइम्स भी कहाँ सीरम में रिलीज़ हो जाएंगे। तो जब आप टेस्ट लगाएंगे इनका तो आपको इनके रिजल्ट्स भी हाई देखने को मिलेंगे। ओके इसके अलावा जैसे कार्डिक ट्रोपोनिन्स हैं, कार्डिक ट्रोपोनिन को भी आप हेमोलाइज सैंपल से नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम वही चीज़, जब RBCs टूटते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोटीज रिलीज़ होता है और ये प्रोटीज जो है वो ट्रोपोनिन प्रोटीन को डिग्रेड करने लगता है। ओके और इससे क्या होता है, जो ट्रोपोनिन का लेवल है वो लो हो जाता है। तो जब आप टेस्ट लगाएंगे तो ट्रोपोनिन का लेवल फॉल्स लो देखने को आपको मिलेगा। सेम ऐसे ही बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है हेमोलाइज सैंपल में। ओके इसके अलावा कोगुलेशन टेस्ट में भी आपको रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब RBCs टूटती हैं तो वो कुछ टिश्यू फैक्टर्स, कुछ फॉस्फोलिपिड्स रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। इसके अलावा CBC के पैरामीटर्स के रिजल्ट्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि RBCs टूट जाते हैं तो RBC काउंट कम हो जाएगा, हेमाटोक्रिट कम हो जाएगा, MCH, MCHC ये प्लेटलेट काउंट है, ये सब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट हैं वो आपको हेमोलाइज सैंपल से नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जब RBCs टूटते हैं तो वो कुछ प्रोटीन, कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन में इंटरफेयर करते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग है, क्रॉस मैच है, इवन जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं वो आपको हेमोलाइज सैंपल से नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, अगर आप हेमोलाइज सैंपल से टेस्ट लगाते भी हैं तो रिजल्ट्स आपके एक्यूरेट नहीं आएंगे, मिसडाइग्नोस होगा, ट्रीटमेंट गलत चलेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, पेशेंट को ही सफ़र करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंपल हमारे पास आया जो हेमोलाइज है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो विवो हेमोलिसिस है या फिर विट्रो हेमोलिसिस है। तो सबसे पहले सैंपल आया, हमने उसे रिजेक्ट किया कि सैंपल हेमोलाइज है। अब सेकेंड टाइम जब सैंपल आएगा तो अगर वो हेमोलाइज नहीं है, ठीक है, पेल येलो कलर का सीरम सेपरेट हुआ है, इट मीन्स कि स्टाफ की गलती थी, ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम सैंपल जो है वो हेमोलाइज हुआ था। बट अगर सेकेंड टाइम भी सैंपल हेमोलाइज है तो चांसेस है कि पेशेंट को कुछ दिक्कत है, पेशेंट की बॉडी में ही हेमोलिसिस हो रहा है। तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, देखिए विवो और विट्रो को डिस्टिंग्विश करने के लिए करंटली तो कोई ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कुछ टेस्ट बता रही हूँ। जैसे कि अगर पता करना है विवो हेमोलिसिस है या नहीं, तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री चेक करनी है कि उसे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और यूरिन टेस्ट से भी पता लगा जा सकता है विवो हेमोलिसिस का, क्योंकि जब बॉडी के अंदर हेमोलिसिस होती है तो क्या है, फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज़ हो जाता है और फिर वो यूरिन में आने लगता है। तो यूरिन का जो कलर है वो भी रेडिश कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यूरिन टेस्ट से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा विट्रो हेमोलिसिस में हेप्टोग्लोबिन का लेवल नॉर्मली इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन विवो हेमोलिसिस की कंडीशन में हेप्टोग्लोबिन का लेवल जो है वो बहुत लो हो जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट करके आप पता लगा सकते हैं विवो हेमोलिसिस का, और इसके अलावा डायरेक्ट कूम टेस्ट से भी आप पता कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने हेमोलाइज सैंपल के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।